नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान में हलचल तेज। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूएन में भारत ने आतंकवाद पर फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़, बताई कोरोना काल की कारस्तानी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अररिया में दहाड़े पीएम मोदी, बोले बिहार में जीत रहा है विकास और हार रही है रंगबाजी और रंगदारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान में हलचल तेज। जी हां दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने काफी लंबे अरसे से अवैध कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही भारत ने 2 बार पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया। 2 दिन में 2 बार चेतावनी जारी करके भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को तुरंत खाली करें। ऐसा नहीं करने पर भारत बहुत जल्द वहां पराक्रम दिखा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये साफ संदेश है कि भारत अब अपने पीओके को वापस लेने का मन बना चुका है। इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह पीछे नहीं हटने वाला है। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान में हलचल तेज। भारत के कड़े तेवर देख पाकिस्तान के अभी से पसीने छूटने लगे हैं। उसे अभी से इस बात का डर सताने लगा है कि भारत कहीं उस पर हमला न बोल दे। इस बात को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हलचल तेज हो गई है। मीटिंग का दौर जारी है। इमरान सरकार और उनके मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। आर्मी चीफ भी सेना से लगातार युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगिट में एक सभा में कहा था, हमने फैसला किया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देना है, जो बहुत इनकी बहुत दिनों से मांग थी। हमने यह फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने कहा, हम लोग नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन हो गया। जो हिंदू सिख बौद्ध पाकिस्तान में रह गए और उनके साथ कैसा सुलूक होता रहा है, इसकी जानकारी आपको भी है। हमने वहां पर मजहबी उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए नागरिकता कानून बनाया। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। इस फैसले पर हमारी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत का अभिन्न अंग है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान समेत इन भारतीय इलाकों में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के अत्याचार पर भी सवाल खड़े किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन में भारत ने आतंकवाद पर फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़, बताई कोरोना काल की कारस्तानी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव आशीष शर्मा ने जातिवाद, नस्लवाद संबंधित असहिष्णुता के समकालीन रूपों पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर सबके सामने उजागर की है। स्थायी सचिव आशीष शर्मा ने कहा, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के कारण दुनिया में ठहराव पैदा हो गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को बढ़ावा दिया है। आशीष शर्मा ने आगे कहा, हम पाकिस्तान से सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता को खत्म करने का आह्वान करते हैं। साथ ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। पाकिस्तान हमारे धार्मिक समुदायों के बीच भी विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत में बहुलतावाद और सह अस्तित्व की परंपरा रही है, जहां सभी समुदाय एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत सद्भाव में रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अररिया में बोले पीएम मोदी, बिहार में जीत रहा है विकास, हार रही रंगबाजी और रंगदारी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अररिया में जनसभा संबोधित करते हुए महागठबंधन पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। उन्होंने कहा, आज बिहार में अहंकार हार रहा है,
परिश्रम फिर जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है, लोगों का हक फिर जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर बिहार में पहले जैसे ही हालात होते तो सच मानिए गरीब माँ का ये बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, आपका प्रधान सेवक नहीं बन पाता। आज जब गरीब को अपना अधिकार मिला है तो उसने देश की राजनीति की दिशा तय करने की कमान भी खुद संभाल ली है। बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है कि किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, लोगों को बांटकर किसी भी तरह से सत्ता हथिया लेना है। इनकी तो बरसों से यही सोच है, इन्होंने यही देखा है, यही समझा है और यही सीखा है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा गरीब अब दवाई के बिना, डॉक्टर के बिना, अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए तक का खर्चा खुद उठा रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, बिहार में कहा जाता है अनकर धान पाई ना तो मन तौलाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है तो जितना चाहे खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलकर कांग्रेस ने देश के लोगों के क्या क्या सपने दिखाए। चुनाव से पहले कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, टैक्स कम करेंगे, बातें बहुत की, लेकिन इतिहास गवाह है, दस्तावेज गवाह है कि इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर जीत रहा है, रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर जीत रहा है, अहंकार हार रहा है, परिश्रम फिर जीत रहा है, घोटाला हार रहा है, लोगों का हक फिर जीत रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला दें तो भी उसके पास 100 सांसद नहीं है। कुछ लोगों को ये परेशानी है कि मोदी चुनाव क्यों जीतता है। मोदी चुनाव इसलिए जीतता है क्योंकि माताओं बहनों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है, इसलिए माताएं मोदी को आशीर्वाद देती रहती हैं, इसलिए ये गरीब का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में बीजेपी और मजबूत 38 सीटों के साथ कांग्रेस न्यूनतम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन के बाद उच्च सदन में 92 सांसदों के साथ भाजपा और मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस और घटकर 38 सीटों पर आ गई है। भाजपा की यह सदस्य संख्या उसकी अभी तक की सर्वोच्च संख्या है। हालांकि उच्च सदन में एनडीए का बहुमत तक पहुंचना अभी दूर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अपनी सदस्य संख्या के हिसाब से 8 उम्मीदवार उतारे थे, वे सभी चुनकर आए हैं। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, सांसद अरुण सिंह और नीरज शेखर फिर से चुने गए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा भी चुने गए हैं। हरिद्वार दुबे भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं, वहीं गीता शाक्य पूर्व प्रदेश मंत्री और सीमा द्विवेदी पूर्व विधायक हैं। सपा ने अपने नेता रामगोपाल यादव को उतारा था और वे भी चुने गए हैं। एक सीट पर बसपा से रामजी गौतम निर्विरोध चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश से अब उच्च सदन में कांग्रेस के पास 1 सांसद रह गया है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट भी भाजपा को मिली है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2026 तक रहेगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। इनमें अब सर्वाधिक 22 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के पास 5 और बसपा के खाते में 3 सीटें रहेंगी। गौरतलब है कि लोकसभा में भाजपा के पास अपना बहुमत है और एनडीए के साथ वह काफी मजबूत है। राज्यसभा में भी भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि उसके पास अपना या एनडीए का बहुमत नहीं है, लेकिन कई मामलों पर अन्ना द्रमुक, बीजेड, टीआरएस, वीएसआरसीपी जैसे दल उसको समर्थन देते हैं, जिससे उसके पक्ष में आसान बहुमत हो जाता है। 17वीं लोकसभा में सरकार को इसी वजह से राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि 16वीं लोकसभा के दौरान कई मुद्दों पर उसे विपक्ष से कड़ी चुनौती मिली थी। इन नतीजों के बाद राज्यसभा में सरकार और मजबूत हुई है। कांग्रेस खुद कम हो रही है और उसके सहयोगी भी घट रहे हैं। भाजपा के समर्थक दलों और भाजपा एवं कांग्रेस से समान दूरी रखने वाले दलों की संख्या के सामने विपक्ष की संख्या काफी कम रह जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस के समर्थन में उतरा यूएई, कहा मुसलमान अपनी जिद छोड़ें। जी हां दोस्तों, फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपने को लेकर तमाम मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यूएई के विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रुख का समर्थन किया है। यूएई के विदेश मंत्री अनवर गारगोश ने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मुस्लिमों को मैक्रो के पश्चिमी समाज के अनुकूल ढलने की बात मान लेनी चाहिए। जर्मन डेली हाईवेल्ट को सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में अनवर गारगोश ने कहा,
मैक्रों ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है, मुस्लिमों को उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैक्रो पश्चिम में मुस्लिमों को अलग थलग नहीं करना चाहते हैं और वह अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को पश्चिमी देशों में ज़्यादा बेहतर तरीके से ढल जाने की ज़रूरत है। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा, फ्रांस को अधिकार है कि वो अतिवाद और सामाजिक दूरियों से लड़ते हुए इसे हासिल करे। गारगोश ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर लग रहे इस आरोप को खारिज कर दिया कि वो फ्रांस में रह रहे मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। यूएई के मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अरब और मुस्लिम देशों में मैक्रो के इस्लाम पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैक्रो ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के छपने का बचाव किया है और कहा कि फ्रांस में सभी तरह के मतभेदों का सम्मान किया जाएगा। मैक्रो ने फ्रांस के नीस शहर में हुए हमलों को इस्लामिक हमला करार दिया था। फ्रांस की सरकार का एक ऐसा बिल भी लाने जा रही है जिसके तहत इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अलगाववादी गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। कई कट्टरपंथी संगठनों पर पहले से ही बैन लग चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत के तेवर सख्त, पाकिस्तान को दी 2 बार चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। इमरान खान के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही भारत ने 2 बार पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जारी की। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए ट्वीट किया, गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। इस फैसले पर हमारी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत का अभिन्न अंग है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान समेत इन भारतीय इलाकों में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। राजनाथ सिंह ने कहा, हम लोग नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन हो गया। जो हिंदू सिख बौद्ध पाकिस्तान में रह गए और उनके साथ कैसा सलूक होता रहा है, इसकी जानकारी आपको भी है। हमने वहां पर मजहबी उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए नागरिकता कानून बनाया। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री से पहले रविवार को विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, पाकिस्तान ने 1947 से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर अवैध कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जे को फौरन छोड़े, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को तुरंत खाली करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से शुरू हो रहा चीन की टेंशन बढ़ाने वाला मालाबार नौसेना अभ्यास। भारत समेत ये 3 देश दिखाएंगे ताकत, जाने खास बातें। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर कायम गतिरोध के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के बीच मालाबार अभ्यास का पहला चरण आज यानी मंगलवार से बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से शुरू हो रहा है। यह अभ्यास 4 देशों के रणनीतिक हितों के बढ़ते संबंध को दर्शाता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच पहले चरण का मालाबार अभ्यास आज से शुरू हो रहा है, जो शुक्रवार को समाप्त होगा। इन 4 देशों के इस नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। पिछले हफ्ते भारत ने यह घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस नौसेना अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसके साथ ही अब यह प्रभावी तरीके से क्वाड या चतुष्कोणीय गठबंधन के सभी 4 सदस्य देशों का अभ्यास हो गया है। चीन मालाबार अभ्यास को लेकर सशंकित है, क्योंकि उसे लगता है कि यह वार्षिक युद्ध अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव कायम रखने की इन देशों की कोशिश है। क्वाड सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक होने के 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को अभ्यास में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। जापान में हुई इस बैठक में चारों देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के अभ्यास में जटिल एवं अत्याधुनिक नौसेना अभ्यास होंगे, जिनमें पनडुब्बी रोधी एवं हवाई युद्ध रोधी अभियान होंगे। इसके अलावा एक जंगी जहाज से उड़ान भरकर दूसरे युद्धपोत पर भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हथियारों से फायरिंग का भी अभ्यास किया जाएगा। मालाबार अभ्यास 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बाद में 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया है। वहीं यह वार्षिक नौसेना अभ्यास 2019 में जापान के तट पर हुआ था। इस साल के अभ्यास में भारतीय नौसेना अपने विध्वंसक पोत रणविजय, युद्धपोत शिवालिक, समुद्र तटीय गश्ती नौका सुकन्या, जहाजों के बेड़े को सहायता पहुंचाने वाले पोत शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज को शामिल करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा अत्याधुनिक जेट प्रशिक्षक हॉक, लंबी दूरी का समुद्री गश्त विमान P-8I, डॉर्नियर समुद्री गश्त विमान और कई सारे हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुई 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्योता दिए जाने का स्वागत किया था।
चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका एक सुरक्षा ढांचे के रूप में क्वाड का समर्थन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध बना हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है। दोनों देशों ने विवाद का हल करने के लिए सिलसिलेवार कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की है। हालांकि गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। मालाबार अभ्यास का न्योता मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स CSC ने कहा कि यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल के लिए एक बड़ा अवसर है और यह हिंद प्रशांत के 4 बड़े लोकतंत्रों के बीच गहरे विश्वास एवं साझा सुरक्षा हितों पर एकजुट होकर काम करने की उनकी साझा इच्छा को प्रदर्शित करता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप या बाइडेन की होगी सरकार, 24 घंटे में ताजपोशी पर फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर भारतीय समय अनुसार 4 नवंबर सुबह 6 बजे को राष्ट्रपति चुनाव है। सबसे खास बात यह है कि यहां अर्ली वोटिंग यानी तय तारीख से पहले मेल वोटिंग की व्यवस्था है। इसके जरिए करीब 50% मतदान हो चुके हैं। मतदान की समय सीमा खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 नवंबर की शाम तक यह साफ हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे या उनकी जगह डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। इस बार अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खासकर कोरोना के दौर में चुनाव का होगा। अमेरिका में 24 करोड़ मतदाता हैं। जानकारों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी साइलेंट वोटर ही किंग मेकर होंगे। भारतीयों के लिए गर्व के पल, पहली बार अमेरिका में ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कब आएंगे नतीजे? पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस बार वोटिंग के दिन यानी 3 नवंबर के रात में ही चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि नतीजों के अनुमान वोटिंग खत्म होते ही मिल जाएगा। इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल बैलेट का आंकड़ा बढ़ा है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन के अफसर कह चुके हैं कि काउंटिंग में उन्हें 3 दिन लग सकते हैं। अमेरिकी चुनाव के 5 बड़े मुद्दे। पहला, कोरोना। यह अमेरिका चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। बाइडेन ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नीतियों से महामारी बढ़ी है। दूसरा, चीन पर सख्ती। चीन को लेकर दोनों उम्मीदवार ट्रंप और बाइडेन सख्त रवैया दिखा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलाने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है। तीसरा, नस्लीय भेदभाव। मई महीने में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी। अश्वेत आंदोलन की आग दहक उठी। दोनों नेताओं ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। चौथा, जलवायु परिवर्तन। वायु प्रदूषण को लेकर ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है। और पांचवा, H-1B वीजा। ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। बाइडेन ने नियमों को आसान करने का वादा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पार से आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, भारत को एकजुट होकर करना होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, चीन भारत सीमा गतिरोध के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध गंभीर तनाव में हैं और संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पूरी समग्रता के साथ निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने सीमा पार से आतंकवाद का भी जिक्र किया। सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य है। जयशंकर ने सीमा पार से आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को इसका मुकाबला करने के लिए एकजुट होना होगा। जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल ने भारत और चीन के बीच अन्य क्षेत्रों में समन्वय के विस्तार के लिए आधार उपलब्ध कराया, लेकिन महामारी सामने आने के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाना चाहिए। जहां तक LAC का संबंध है, एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन धारणाओं में परिवर्तन से संबंध अप्रभावित नहीं रह सकते जो इसे रेखांकित करती है। जयशंकर ने कहा कि 3 दशकों तक संबंध स्थिर रहे क्योंकि दोनों देशों ने नई परिस्थितियों और विरासत में मिली चुनौतियों का समाधान किया। मंत्री ने कहा कि भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था के विभिन्न ध्रुवों को साथ लेते हुए अपने निकट पड़ोसी देशों पर अत्यधिक ध्यान देना जारी रहेगा। भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बना हुआ है, जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक एवं समन्वय
एवं सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हो सका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेगा हिमालयी परिवार। जी हां दोस्तों, त्योहार में चीन के उत्पादों के पूर्ण बहिष्कार के लिए हिमालय परिवार व भारत तिब्बत सहयोग मंच विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान में भारत व तिब्बत के निर्वासित लोगों को चीन के उत्पाद का प्रयोग न करने व भारतीय स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को देश भर में चलाया जाएगा, जिसका विशेष असर उत्तरी क्षेत्र में भी दिखेगा। इसको लेकर मंच ने रोड मैप तैयार कर लिया है। हिमालय परिवार हिमाचल के महामंत्री और जम्मू पंजाब हिमाचल के प्रभारी और तिब्बत कोर ग्रुप के उत्तर क्षेत्रीय समन्वयक ऋषि वालिया ने कहा कि सभी भारतीयों को चीन उत्पादित वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हिमालय परिवार हिमाचल में एक अभियान चलाएगा जिसमें राष्ट्रवाद के लिए लोगों को जागृत करेगा। चीनी निर्मित किसी भी तरह के पटाखे, मोमबत्तियां और लाइटों का प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने पूरे भारत को चीन निर्मित वस्तुएं प्रयोग न करने का संदेश दिया है। ऐसे में देशवासियों से आग्रह है कि स्वदेशी अपनाएं और चीन के उत्पादों से दूर रहें। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी यह एक पहल होगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।